Hello students, this video lecture is on operating system for diploma 3rd semester CSE students by Ms. Neelam Sharma, assistant professor from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सिस्टम कॉल्स के टाइप्स देखे थे, उसके पहले सिस्टम कंपोनेंट्स देखे थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया, कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, आज की डेट में हम कितने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर कवर होंगी। सो लेट्स स्टार्ट इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये है हमारा टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। In attempting to understand the key requirements for an operating system and the significance of the major features of a contemporary operating system, it is useful to consider how operating system has evolved over the years. एक अटेम्प्ट है ये समझने का कि ऑपरेटिंग सिस्टम के की रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, उसका सिग्निफिकेंस, उसका मेजर फीचर क्या होता है, जिससे हम ये समझ पाएँ कि इतने सालों में ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह बदल गया है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्या थी, या हमको ज़रूरत थी भी कि नहीं, कि हमने ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को इवॉल्व कर लिया। तो सबसे पहले जो चीज़ें थी वो थी सीरियल प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। With the earliest computers from the late 1940s to the mid 1950s, programmer interacted directly with the computer hardware. There was no operating system. पुराने ज़माने में 1940 से लेके 1950 के बीच में जो कंप्यूटर से इंटरैक्ट करते थे प्रोग्रामर्स, वो डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर से डील करते थे, क्योंकि उस समय पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था। और ये सारी मशीन्स इतनी कॉस्टली होती थी, ये कैसे रन करती थी, जिसमें डिस्प्ले लाइट, टॉगल स्विचेस, फॉर्म ऑफ इनपुट डिवाइस, प्रिंटर प्रोग्राम्स, मशीन्स, ये सारी जो सिस्टम थे उस ज़माने की, ये इन सारी चीज़ों से लोडेड रहते थे और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते थे। उस टाइम पे जब कोई एरर आता था किसी प्रोग्राम में, तो वो किसी लाइट के द्वारा हमको पता चलता था कि लाइट जल रही है, बुझ रही है, ठीक से जल रही है या नहीं जल रही है। तब हमको पता चलता था कि शायद उस प्रोग्राम में कोई एरर है, इसलिए वो वहाँ पे पर्टिकुलर कोई लाइट डिस्प्ले हो रही है। द प्रोग्रामर कुड प्रोसीड टू एग्जामिन प्रोसेसर रजिस्टर्स एंड मेन मेमोरी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ द एरर। तो जो प्रोग्रामर रहता था वो प्रोसीड करता था, देखता था मशीन में घुस के, वैसे भी वो लोग मशीन में घुस के बैठे रहते थे। पहले के ज़माने में एक रूम के बराबर कंप्यूटर रहता था और ये 2-3 प्रोग्रामर्स एक साथ उस मशीन के अंदर बैठ के उस मशीन को ऑपरेट करते थे। तो वो एरर ढूंढने के लिए जाता है प्रोग्रामर, लाइट का सिग्नल देख के कि वहाँ वाला लाइट जल रही है, तो मे बी वहाँ कोई एरर आया होगा। If the program proceeded to a normal completion, the output appeared on the printer. अगर प्रोग्राम रन कर जाता था तो आउटपुट प्रिंटर पे निकल जाता था। ये जो पुराने सिस्टम थे, इसके साथ 2 प्रॉब्लम थी, एक थी शेड्यूलिंग और दूसरा था सेटअप टाइम। मोस्ट इंस्टॉलेशन यूज अ हार्ड कॉपी साइन अप शीट टू रिवर्स मशीन time. Typically a user could sign up for a free block of time in multiples of a half hour or so. A user might sign up for an hour and finish in 45 minutes. शेड्यूलिंग का मतलब ये होता था कि पहले सिस्टम की कमी थी, तो हर कोई आदमी प्रोग्रामर भी नहीं था। तब क्या होता था कि हर एक व्यक्ति को टाइम मिलता था। अगर आप प्रोग्रामर हैं, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, तो आपको कोई टाइम अलॉट करेंगे कि भाई 45 मिनट्स का टाइम है, आपको जो भी एग्जीक्यूशन करना है आप इतनी देर में कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा समय लग गया तो वो समय वेस्ट कहलाएगा, अगर आपको कम समय लगा तो वो समय भी वेस्ट ही कहलाएगा।
इससे क्या होता था कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पे बहुत फ़र्क पड़ता था और इनके चक्कर में और भी दूसरी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती थी अगर आप अलॉटेड टाइम में फिनिश नहीं करते थे। जैसे कि आपको टाइम अलॉट है 45 मिनट, आपको लग गए 1 घंटे, तो जो 15 मिनट्स के पहले ही आपको अपना प्रोसेसिंग रोकना पड़ेगा क्योंकि टाइम हमने इतना ही दिया है आपको, तो आपकी प्रोसेसिंग आधे में रुक जाएगी, तो आपका जो इतना पूरा समय वो भी बेकार गया, फिर से करना पड़ेगा। अगर आप जल्दी प्रोसेस कर लेते हैं 30 मिनट्स में, तो आपके 15 मिनट्स बच गए। उस टाइम पे सीपीयू क्या रहेगा, आइडल, IDLE मतलब होता है खाली। तो ये दिक्कत थी शेड्यूलिंग में। दूसरा था सेटअप टाइम। A single program called a job could involve loading the computer plus high-level language program into memory, saving the compiled program. Each of these steps could involve mounting and dismounting tape, setting up card decks. If an error occurred, the user typically had to go back to the beginning of the setup sequence. सेटअप टाइप में क्या होता था, अगर आपको कोई प्रोग्राम को रन कराना है तो उसके पहले आपको एक पूरा सेटअप तैयार करना पड़ता था। इनपुट फाइल, सोर्स प्रोग्राम, आउटपुट फाइल, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सोर्स कोड, रन कोड, सारे कोड तैयार करने पड़ते थे। और अगर उन सारी बीच में कहीं किसी में एरर आ गया तो आपको वापस से सारा सेटअप फिर से करना पड़ता था, जिसमें बहुत समय लग जाता था। दिस मोड ऑफ ऑपरेशन कुड बी टर्म्ड एज सेवरल प्रोसेसिंग, reflecting the fact that user have access to the computer in series, मतलब एक के बाद एक। Over time various system software tools were developed to attempt to make these systems easier. तो सबसे पहले जो इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ उसमें सीरियल प्रोसेसिंग होती थी, जहाँ पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता था। उस वजह से हमको 2 दिक्कतें आती थी, एक थी शेड्यूलिंग की और दूसरी थी सेटअप टाइम की। तो जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिलेबस में लिखा है और जो इवॉल्व भी हुआ था उसका नाम है सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, वो पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिंपल बैच सिस्टम। अर्ली मशीन जो थी वो बहुत एक्सपेंसिव रहती थी, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट था कि जो मशीन हम ख़रीद रहे हैं उसका जो यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम हो। जब भी हम कोई महंगी चीज़ ख़रीदते हैं तो शुरू में हमको लगता है कि जो हम महंगी चीज़ हमने ख़रीदी है उसका हम उपयोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जितने पैसे हमने दिए हैं वो वसूल हो जाएं। बस यही लाइन यहाँ पर भी लिखी है। लेकिन अगर जो वेस्ट हो रहा है टाइम शेड्यूलिंग या सेटअप टाइम की वजह से, तो वो अनएक्सेप्टेबल था क्योंकि मशीन्स बहुत महंगी आती थी। तो यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए कॉन्सेप्ट आया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, सिंपल बैच। फर्स्ट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी तरह का डेवलप हुआ मिड 1950s में बाय जनरल मोटर्स फॉर यूज़ ऑन IBM 701। ये उस सिस्टम का नाम है जिसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बना था पहली बार अपनी तरीके का। The central idea behind simple batch processing scheme was the use of a piece of software known as resident monitor। जो सेंट्रल आइडिया था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के पीछे ये था कि हमने एक नया पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बनाया था, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया था और हम उसको एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रीट कर रहे थे, जिसका नाम था रेसिडेंट मॉनिटर। It is always present in the memory. With this type of operating system, the user has no longer direct access to the machine. ये जो रेसिडेंट मॉनिटर था वो हमेशा मेमोरी में प्रेजेंट रहता था और इसकी वजह से जैसे पहले हो रहा था कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे तब क्या होता था कि यूज़र जो है वो डायरेक्टली मशीन से इंटरैक्ट करता था, हार्डवेयर से इंटरैक्ट करता था, पर इसकी वजह से वो अब ख़त्म हो गया था। अब वो प्रोग्राम से डील कर रहा था। Instead, the user submits the job on card, tape, computer operator with batches the job together sequentially and places the entire batch on an input device.
तो यूज़र जो है अपना जॉब कार्ड पे या टेप पे सबमिट करता था कंप्यूटर ऑपरेटर को बैच में। बैच का मतलब क्या होता है, जैसे हम वाइवा के लिए बैच बनाते हैं कि 5-5 का हमने बैच बनाया, या हम प्रैक्टिकल के लिए बैच बनाते हैं कि 10-10 स्टूडेंट्स का बैच बना। तो बैच मतलब एक बार में इतने ही लोग एग्जीक्यूशन करेंगे, उसको हम बैच बोलते हैं। और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। इनिशियली व्हेन द कंप्यूटर वॉज टर्न्ड ऑन, कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर रिसाइडेड विद द रेसिडेंट मॉनिटर। जब कंप्यूटर चालू होता था तो कंप्यूटर का कंट्रोल किसके पास रहता था? रेसिडेंट मॉनिटर के ऊपर, जैसे अभी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रहता है। विच वुड ट्रांसफ़र कंट्रोल टू अ प्रोग्राम, व्हेन द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड इट वुड रिटर्न कंट्रोल टू द रेसिडेंट मॉनिटर। जब किसी यूज़र को कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता था तो रेसिडेंट मॉनिटर अपना कंट्रोल किसको दे देता था? प्रोग्राम को। और जब वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाता था तो वो वापस कंट्रोल किसको दे देता था? रेसिडेंट मॉनिटर को। तो ये सीक्वेंस चलता रहता था, ऑटोमेटिकली सीक्वेंस फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर एंड वन जॉब फ्रॉम अनदर जॉब। तो इसमें जो यूज़ होता था उसका नाम था कंट्रोल कार्ड। तो कंट्रोल कार्ड क्या होता है वो देख लेते हैं। द प्रॉब्लम विद द मॉनिटर know which program to execute. How would monitor distinguish job from job and data for program? ये दिक्कत थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कि मॉनिटर नहीं समझ पाता था कि कौन सा प्रोग्राम कब एग्जीक्यूट होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे डेटा आएगा। तो इसका आंसर मिला हमको कंट्रोल कार्ड से। जैसे आज के डेट में हम CD DVD यूज़ करते हैं, पहले कंट्रोल कार्ड्स, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क का यूज़ होता था। तो कंट्रोल कार्ड और जॉब कंट्रोल लैंग्वेज जो है वो उसका सॉल्यूशन थी। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन व्हाट प्रोग्राम्स वर टू बी रन एंड व्हाट डेटा टू मॉनिटर। कंट्रोल कार्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड। इन एडिशन टू द प्रोग्राम और डेटा वी इंक्लूड स्पेशल कार्ड्स विच आर डायरेक्टिव टू द मॉनिटर्स इंडिकेटिंग व्हाट प्रोग्राम इज टू बी रन। ये कुछ कंट्रोल कार्ड्स के एग्जाम्पल हैं। $FTN, execute of Fortran compiler, $ASM, execute of assembler, $run, execute user program, $job, first card of job और end last card of job। ये कंट्रोल कार्ड्स का यूज़ करके ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बताते थे कि कौन सा प्रोग्राम कब कैसे एग्जीक्यूट होगा और कौन सा डेटा कब कहाँ से लिया जाएगा। एक प्रॉब्लम थी कंट्रोल कार्ड की कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता था डेटा और प्रोग्राम कार्ड्स के बीच में। तो इसका सॉल्यूशन हमने स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल पैटर्न दे के लाया। बहुत सारे कार्ड पे हम डॉलर का साइन लिखते थे आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कंट्रोल कार्ड है। IBM का जॉब कंट्रोल लैंग्वेज JCL जो है वो स्लैश मार्क्स का यूज़ करता था फर्स्ट 2 कॉलम्स में। ये स्लैश, सॉरी डबल स्लैश, ये तो हैश होता है सिंपल बैच के लिए। जैसे ये एक डायग्राम बना हुआ है, कार्ड डेक ऑफ अ सिंपल बैच सिस्टम। तो जॉब, फोर्ट्रान कंपाइलर, प्रोग्राम टू बी कंपाइल्ड एंड रन, डेटा फॉर प्रोग्राम और एंड। अब कंट्रोल कार्ड को रन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो थी कंट्रोल कार्ड का इंटरप्रेटर। जैसे हम C में प्रोग्राम बनाते हैं तो हमको C का कंपाइलर चाहिए रहता है, जावा में प्रोग्राम बनाते हैं तो जावा का एडिटर चाहिए रहता है। वैसे जब पुराने ज़माने में हम कंट्रोल कार्ड का यूज़ करते थे तो हमको कंट्रोल कार्ड इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती थी जो कि रीड और राइट करता था इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल कार्ड के अंदर से। जॉब सीक्वेंसिंग करते थे, ना काम था कि सीक्वेंस करना कौन सा प्रोग्राम कब एग्जीक्यूट होगा। डिवाइस ड्राइवर्स का यूज़ करना जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी को समझता था हर IO डिवाइसेस के लिए। लोडा का काम था सिस्टम प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को मेमोरी में लोड करना। द रेसिडेंट मॉनिटर प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक जॉब सीक्वेंसिंग। व्हेन अ कंट्रोल कार्ड इंडिकेट्स दैट अ प्रोग्राम इज टू बी रन, द मॉनिटर लोड्स इट इनटू द मेमोरी एंड ट्रांसफर कंट्रोल टू इट। रेसिडेंट मॉनिटर क्या करता था? ऑटोमेटिकली जॉब सीक्वेंसिंग करता था। जब कोई कंट्रोल कार्ड इंडिकेट करता था कि इस प्रोग्राम को रन करना है तो वो उसको मेमोरी में लोड कर देता था और रेसिडेंट मॉनिटर का कंट्रोल लेके
कंट्रोल प्रोग्राम को दे देता था। जब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता था तो वापस कंट्रोल मॉनिटर को दे देता था, फिर नेक्स्ट कार्ड रीड करता था और फिर वही प्रोसेस रिपीट करता था जब तक सारे कार्ड्स जॉब के ख़त्म ना हो जाए। तो ये था आपका सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मेमोरी लेआउट है रेसिडेंट मॉनिटर का, जिसमें यूज़र प्रोग्राम का एरिया ये है, ये हमारा एरिया है, और बाकी पूरा जो एरिया है वो ऑपरेटिंग सिस्टम या रेसिडेंट मॉनिटर का है, जिसमें इंटरप्ट, डिवाइस ड्राइवर, जॉब सीक्वेंसिंग और कंट्रोल कार्ड का इंटरप्रेटर होता था। मेन प्रॉब्लम जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की थी वो 3 टाइप की प्रॉब्लम होती थी उस पर्टिकुलर टाइम पे। स्लो परफॉर्मेंस, सीपीयू फास्टर था आईओ डिवाइसेस से, या सीपीयू और आईओ डिवाइस ओवरलैप नहीं हो पा रहे थे, कार्ड रीडर बहुत स्लो था। तो इन तीनों का जो सॉल्यूशन था वो था ऑफलाइन ऑपरेशन, बफरिंग एंड स्पूलिंग। तो ये सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ये मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं।